गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। I'm your रंजीत सर और आयोटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बिहार स्पेशल में इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के श्रृंखला में यह हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में संपूर्ण अध्ययन आज हम लोग करें। नालंदा विश्वविद्यालय आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम में इससे कई बार महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं और चूंकि बिहार का एक जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये प्राचीन समय का जो नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये उसकी यहाँ पे हमने इमेज दिखाने का प्रयास किया है। नालंदा विश्वविद्यालय का संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको मिलेगा इस स्लाइड के माध्यम से, और हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से एक एक करके हम लोग सारी बातों को समझेंगे। आइए सबसे पहले परिचय देखते हैं। परिचय में क्या कहा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र था। ये जैसा कि हम लोग सबको पता है ये बात कि विश्व में अगर कहीं सबसे बेहतर शिक्षा अगर कहीं पे दी जाती थी तो वो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था। यह बिहार राज्य के नालंदा जिले में है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नालंदा जिले में ही जो है ये राजगीर के समीप स्थित था। यह विश्व का सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा ने भारत को एक ज्ञान परंपरा का केंद्र बनाया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो उन दिनों का जो आज जो हॉस्टल की परंपरा है, जहाँ विद्यार्थी रह करके अपना अध्ययन करते हैं, उन दिनों एकमात्र जो है एक विश्वविद्यालय हुआ करता था नालंदा, जिसमें मतलब ये आवासीय की जो व्यवस्था थी वो इस विश्वविद्यालय में थी, जहां विद्यार्थी रह करके जो है पठन पाठन का कार्यक्रम करते थे। ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नालंदा ने भारत को ज्ञान परंपरा का केंद्र बनाया। भारत की अगर परंपरा की हम बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, या भारत में जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम बिना नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र के बगैर जो है ये बात पूरी नहीं होती है। ठीक है। मतलब शिक्षा मीन्स नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। आइए सेकेंड स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो है वो कुमार गुप्त के द्वारा 415 से लेकर 455 ईस्वी के बीच में जो है मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। कुछ स्रोतों के अनुसार इसकी नींव महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने रखी थी। ये बात बिल्कुल सही है कि उन दिनों जो है शिक्षा दीक्षा को मतलब चरमोत्कर्ष पर लाने का जो कार्य था वो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से बौद्ध धर्म जो है वो इसकी जिम्मेदारी को निभा रहा था। तो ये माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म के जो महायान लोग जो होते थे, उन्होंने ही इस नालंदा विश्वविद्यालय की नींव जो है वो रखी थी। बाद में हर्षवर्धन के काल में जो है 7वीं सदी में पाल वंश 8वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में इन सब राजाओं ने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया। पाल शासकों में गोपाल, धर्मपाल, देवपाल के काल में यह विश्वविद्यालय अपने उत्कर्ष पर था। मतलब उन दिनों जो है मतलब ये जितने भी शासक थे, चूंकि अधिकांशतः जो इसमें से शासक थे वो या तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे, तो इन्होंने जो है मतलब इसको संरक्षण प्रदान किया। ठीक है। आते हैं यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के जो सबसे महत्वपूर्ण अगर आपको मैं बताऊं तो उसमें स्थान व संरचना में आपको ध्यान रखना है कि 8 बड़े भवन है। ठीक है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 10 मंदिर और अलग अलग जो है अध्ययन कक्ष आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। और एक उसमें ध्यान स्थल भी आपको मिलेगा, जहां पे ध्यान वगैरह मतलब वहां पे ध्यान का कार्य किया जाता था। 3 विशाल पुस्तकालय भवन शामिल है। ये तीनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रमुख पुस्तकालयों के नाम क्या थे, तो आप याद रख सकते हैं रत्न सागर है, रत्न रंजक है और रत्नोदी है। ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि इनमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ जो है वो रखे हुए हैं। आप इस इमेज की सहायता से देख सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि मतलब ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि यही जो है रत्न रंजक, रत्नोधी, रत्नासागर नामक जो है 3 पुस्तकालय थी, जिसमें दुनिया भर का ज्ञान था और करीब 90 लाख किताब का वहां पे संग्रह किया गया था। ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये देख लिए कि रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्नोदी, ये 3 जो है विशाल पुस्तकालय जो है
नालंदा विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में से एक थे। अगर वहां पे स्टूडेंट्स और टीचर के रेशियो की बात करी जाए कि उन दिनों उस विश्वविद्यालय में मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर 10,000 छात्र हैं, 10,000 स्टूडेंट हैं, तो उसमें टीचर का जो औसत है वो 2,000 है। मतलब लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य मतलब टीचर्स जो है वो यहाँ निवास करते थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। ऐसा माना जाता था कि सिर्फ 20% ऐसे बच्चे होते थे जो एंट्रेंस को यानी प्रवेश परीक्षा को जो है उसमें सफल हो पाते थे। तो इस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि जो परीक्षा होता था वो अत्यंत कठिन होता था। यह एक पूर्णतः आवासीय शिक्षा प्रणाली थी। मैंने पहले ही आपको बताया है कि उन दिनों ये एकमात्र ऐसा जो है विश्वविद्यालय था जहां आवासीय प्रणाली पर शिक्षा प्रदान की जाती थी, मतलब हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती थी। ठीक है, अगर हम शिक्षा पद्धति की बात करें तो जैसा कि गुरुकुल की जो परंपरा थी, मतलब एक जो गुरु होते थे और जो शिष्य होते थे ऐसे वो जमीन पर बैठ करके जो है मतलब गुरु से जो है माने ज्ञान लेते थे। ठीक है, तो इसी परंपरा को जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं कि शिक्षा संवाद पद्धति जो होता था, मतलब गुरु और शिष्यों के बीच में इस तरह से आप डिस्कशन होते हुए देख सकते थे कि किस तरह से माना गुरु और शिष्य परंपरा पर आधारित था ये। ठीक है, विद्यार्थी तर्कशास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, व्याकरण, वेद, बौद्ध ग्रंथ आदि का अध्ययन करते थे। ये तमाम जो विषय है, इन्हीं विषयों का अध्ययन जो है मतलब ज्यादातर यहाँ पे करने को मिलता था। शिक्षण माध्यम संस्कृत था, क्योंकि संस्कृत भाषा का प्रचलन सबसे अत्यधिक दिखाई देता है। तो उस समय जो शिक्षा का जो मतलब भाषा जो इस्तेमाल किया जाता था वो संस्कृत था। विश्वविद्यालय का संचालन महाविहार परिषद करती थी। जैसे आज जो है, जैसे कि विश्वविद्यालय का जो संचालन था वो महाविहार परिषद के द्वारा किया जाता था। जैसे आज आप कॉलेज में भी देख सकते हैं कि कॉलेज काउंसिल जो होते हैं वो लोग उसका क्या करते हैं कि नियंत्रण करते हैं कॉलेज का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि विषय और अध्ययन क्षेत्र क्या था। ठीक है, तो किन किन विषयों का जो है वहां पे अध्ययन किया जाता था इसको हम लोग देख सकते हैं। बौद्ध दर्शन, हीनयान, महायान और वज्रयान परंपरा, चिकित्सा, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, इन सब का अध्ययन जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में कराया जाता था। गणित व खगोल शास्त्र, आर्यभट्ट और अन्य विद्वानों का योगदान आप देख सकते हैं। ठीक है, तर्कशास्त्र व न्याय, गौतम, वाक्य पदीय परंपरा, वेद, व्याकरण, धर्मशास्त्र, पारंपरिक ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन, साहित्य व भाषा, संस्कृत, पाली, तिब्बती आदि इन सभी भाषाओं का जो ज्ञान दिया जाता था। आप देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पे एक महात्मा बुद्ध का इमेज आपको दिखाया गया है, क्योंकि इसमें जो है बुद्ध फिलॉसफी को भी पढ़ाया जाता था, वेद के बारे में पढ़ाया जाता था, जो व्याकरण होता था उसको पढ़ाया जाता था, मेडिसिन के बारे में भी हमने बात करा। ठीक है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर, इन सभी विषयों का जो है मतलब शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, अगर मैं प्रमुख विद्वान की बात करूं तो ये आपको आर्यभट्ट दिख रहे हैं और ये आपको जो है आप शिलभद्र देख सकते हैं। ठीक है, ये जो 7वीं शताब्दी में जो हेनसांग चाइना से जो आया था भारत में, वो शिलभद्र जो है उनके गुरु थे। ठीक है, तो उन्होंने वैसे मतलब आप देख सकते हैं कि कुछ बुक जो है लिखता है कि हेनसांग जो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में 5 साल तक शिक्षा जो है प्राप्त किया था, लेकिन कुछ जगहों पे 10 साल का भी प्रमाण मिलता है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। प्रमुख विद्वान में आर्यभट्ट जो गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री, सूर्य का सिद्धांत से संबंधित है। अगर खगोल शास्त्री के बारे में पूछा जाए कि ये किस विषय से जो है, तो ये जितने भी सूर्य का सिद्धांत है उसी से जो है ये मतलब उससे रिलेटेड है। शिलभद्र जो है नालंदा के प्रधानाचार्य थे, ये मतलब प्रिंसिपल थे। हेनसांग के गुरु थे। धर्मपाल, नागार्जुन, चंद्रकृति, धर्मकृति, संत आर्यदेव, दिग्नाग, संत रक्षित प्रमुख शिक्षक और आचार्य थे। उन दिनों जो जितने भी यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये लोग एक प्रमुख शिक्षक और आचार्य हुआ करते थे। ठीक है, जिनको आज हम टीचर कहते हैं। पहले हमारी आचार्य मतलब परंपरा थी, तो हम लोग उनसे जो है ज्ञान लेते थे। अगर विदेशी यात्री की बात करें तो 2 विदेशी यात्री यहाँ पे, बहुत सारे मतलब विदेशी यात्री भारत में भ्रमण करने के लिए आए, लेकिन जहां से सवाल पूछे जाते हैं उसमें से आप देख सकते हैं फाहियान के बारे में और ई इत्सिंग के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हेनसांग जो है विदेशी यात्रियों का, वो लोग हेनसांग चीन से आए बौद्ध यात्री थे जो 7वीं सदी में आए थे। उन्होंने नालंदा का 10 वर्ष तक अध्ययन किया। कुछ जगहों पे 10 वर्ष, कुछ जगहों पे 5 वर्ष भी मतलब आपको देखने को मिलता है। उन्होंने लिखा कि यहाँ के विद्यार्थी नियम, अनुशासन और विद्या में अतुलनीय है।
ये मतलब आप देख सकते हैं कि भारत की जो शिक्षा जो प्रणाली रही, उस शिक्षा प्रणाली ने माने दुनिया को जो है एक से एक बेहतर जो है मतलब विद्यार्थी दिया। आप देख सकते हैं कि हेनसांग जो है वो अपने पुस्तक में इस बात का जिक्र करते हैं कि यहाँ के जो विद्यार्थी होते थे वो मतलब इतने डिसिपल होते थे, मतलब उनका कोई कंपैरिजन नहीं था, उनका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं था। ई इत्सिंग जो है वो चीन के एक अन्य यात्री जिन्होंने 10वीं सदी में यहाँ अध्ययन किया, उन्होंने यहाँ के पाठ्यक्रम जैसे भोजन, आचार संहिता, अनुशासन का विस्तृत वर्णन किया। मतलब यहाँ की जो भी संस्कृति थी उनमें खान पान है ना, किस तरीके से जो है अनुशासन यहाँ पे मिलता था, उन सब के बारे में उन्होंने अपने पुस्तक में जो जिक्र किया है। ठीक है, नालंदा का पुस्तकालय, अभी हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। ठीक है, तो अगर मैं इसके पुस्तकालय की बात करूं तो यहाँ विश्व का सबसे विशाल प्राचीनतम पुस्तकालय माना जाता है। इसमें बौद्ध ग्रंथ, वैदिक साहित्य, चिकित्सा, ज्योतिष, गणित, दर्शन से संबंधित लाखों हस्तलिखित ग्रंथ है। कहा जाता है कि जब इसे जलाया गया था, जैसे कि आपको पता होना चाहिए 1193, कुछ बुक 1197 भी लिखता है, इतना ईस्वी में जो है 1193 या 1197 ईस्वी आप इसको मान के चलो। उस समय मतलब इसको जब बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से उसके मतलब उसको नष्ट कर दिया गया था, उसको जला दिया गया था, जितने ही पुस्तकालय थे उसको जला दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि मतलब कई महीनों तक जो है इसके पुस्तक जो है वो जलते रह गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि जब इसे जलाया गया तो पुस्तकालय की आग कई महीनों तक जलती रही। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बख्तियार खिलजी जो है 1193 ईस्वी में है ना, ये एक तुर्क सेनापति था। इसने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब उसके विध्वंसकारी जो है वो यही थे, इन्होंने ही जो है क्या किया था कि पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और पुस्तकालय जला डाला, विद्वानों की हत्या की गई, भवन राख में बदल गए। इसके बाद नालंदा की शिक्षा परंपरा सदियों तक विलुप्त रही। ठीक है, आगे आते हैं आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय। आज जो है अगर हम बात करें कि आज नालंदा विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, तो आप देख सकते हैं कि 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में जो है भारत सरकार ने नालंदा की गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करने का जो है प्रयास किया। नया परिसर राजगीर जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में ही है, ये आपको पता ही है, में स्थापित किया गया। इसकी उद्घाटन जो है वो 2014 में प्रथम सत्र शुरू हुआ और उस समय जो है मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय इसकी स्थापना प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। अगर आप आधुनिक समय में नालंदा विश्वविद्यालय को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि शासनकाल तो मनमोहन सिंह का था, लेकिन आज का नालंदा विश्वविद्यालय दिखाने का प्रयास किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि मोदी जी इसके जब पुनः उनका उद्घाटन हुआ था तो वो आए थे। ठीक है, अभी नीतीश कुमार सिंह ने उनको जो है आमंत्रित किया था। अगर अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट देखा जाए उस यूनिवर्सिटी को कि कौन कौन से देश ने जो है मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को जो है एक सहयोग प्रदान किया था उसके स्थापना में, तो भारत तो है ये, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम आदि ये सब जो है देश जो है मतलब इसके स्थापना में हमारे सहयोगी बने थे। इसे ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, जितने भी एशिया के देश है तो तमाम देश जो है इनके समर्थन में थे, इसके स्थापना के समर्थन में थे। आधुनिक विषय, आज अगर देखा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं भारतीय व एशियाई इतिहास, पर्यावरण व सतत विकास, बौद्ध अध्ययन, भाषा विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन। ठीक है, इन सब विषयों का जो है आज अध्ययन आपको नालंदा विश्वविद्यालय में कराया जाता है। और भी बहुत सारे अतिरिक्त ऐसे विषय हैं जो कि पढ़ाए जाते हैं। अगर एक सबसे महत्वपूर्ण जो है जहां से सवाल बनेगा वो आप याद रखेंगे, 2016 में यूनेस्को ने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यह एंशिएंट नालंदा महावीर नाम से सूचीबद्ध है। आप ये इमेज देख सकते हैं, है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था 2016 में। ठीक है, अगर हम नालंदा की संस्कृति के महत्व को समझे तो ये भारत की ज्ञान परंपरा है, आपको मैंने पहले बोला। ठीक है, सार्वभौमिकता और शिक्षा में विश्व नेतृत्व का प्रतीक है। यह बताता है कि भारत सदियों पहले ही वैश्विक शिक्षा केंद्र था। नालंदा की भावना थी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है।
नॉलेज इज पावर। अगर मैं आपको ये भारत के अगर सबसे महत्वपूर्ण धरोहर में से कोई धरोहर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा तो वो नालंदा विश्वविद्यालय रहा। ना कि ये एक सिर्फ धरोहर ही बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को जो है वो दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि भारत में जो ज्ञान की जो परंपरा है या जो सार्वभौमिकता की जो है उसका विकास आज नहीं, प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। यह सदियों की परंपरा है जो हमारी संस्कृति को है ना ये दर्शाता है। ना कि सिर्फ इसको एक भवन स्वरूप इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान बांटने की जो है एक परंपरा जो है वो इस विश्वविद्यालय से शुरू हुआ और आज जो है विश्व के जो है कोने कोने में जो है शिक्षा के महत्व से जो है मतलब इन्होंने अवगत कराया। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि जैसे दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन मिलेगा। शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।